2 दिन फॉलो किया फिर नहीं हो पाता। अगर प्रकृति ने सबको कुछ बराबर में दिया है, हर आदमी दौड़ रहा है, सवाल यह है कि पहुंच कहीं नहीं रहा है। ये जो टालने की प्रक्रिया है, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि इस प्रक्रिया से आपको रोग भी होते हैं, डिजीज भी होते हैं। और आज की जो टॉपिक है बहुत ही अहम है विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए जो नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। क्या टाइम मैनेजमेंट वाकई में एक समस्या है? आज का ये जो सेशन है वो इसी पर है। एक उर्दू शायर है मुनीर साहब, ये उन्हीं की लाइन है। जरूरी बातें करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। जरूरी बातें करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं, हमेशा देर कर देता हूं। एक उर्दू शायर है मुनीर साहब, ये उन्हीं की लाइन है और ये लाइन बहुत सटीक बैठती है। हमेशा देर कर देता हूं, अक्सर लोग देर कर देते हैं। आज का ये जो सेशन है वो इसी पर है कि समस्या क्या है। क्या टाइम मैनेजमेंट वाकई में एक समस्या है या टाइम मैनेजमेंट केवल एक कहानी है, एक नाम दे दिया गया है, समस्या कुछ और ही है। स्टूडेंट कहता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम टेबल तो बनाता हूं लेकिन फॉलो नहीं कर पाता हूं। नौकरी वाला आदमी कह रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, प्रमोशन लेना है, आज से मैं जिम जाऊंगा। आज मैंने टाइम टेबल बनाया था, 2 दिन फॉलो किया फिर नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हालात को भी दोष देते हैं। यार मैं करना तो कुछ चाहता हूं, मैं बनना तो ये चाहता हूं, मैं पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे घर की हालात ही ऐसी, मैं क्या करूं। लोग आ जाते हैं, समय नहीं मैनेज होता है। सच कहो तो प्रकृति ने जो नेचर है, उन्होंने किसी को अधिक सुंदर बनाया, किसी को कम सुंदर बनाया, किसी को बहुत ज्यादा पैसा दिया, किसी को कम पैसा दिया, किसी को बहुत ज्यादा बुद्धि दे दी, किसी को कम बुद्धि दी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, इससे ज्यादा अगर प्रकृति ने सबको कुछ बराबर में दिया है तो वो दिया है वक्त, टाइम। यानी कि टाइम सबके पास 24 घंटे, चाहे वो गौतम अडानी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, सबके पास टाइम तो 24 घंटे ही है। सच क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट कैसी प्रॉब्लम है? ये वाकई मैनेज नहीं हो पा रही है या कुछ हमारे अंदर कमी है? और कमी है या फिर कुछ कारण है? और अगर ये कारण है तो ये कैसा कारण है? इसका रूट कॉज क्या है? अक्सर लोग इस चीज के लिए यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कि कोई हमें मोटिवेट कर दे, हम काम करने लगे। मेरा ये मानना है कि मोटिवेशनल वीडियो आपको मोटिवेट करते होंगे, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि मोटिवेशनल वीडियो आपको बहुत दिन तक मोटिवेट नहीं रख सकते। 2 दिन 3 दिन आप मोटिवेट रह के उनके फ्लो में आके, उनके इन्फ्लुएंस में आके आप कोई काम करते हो, उसके बाद आपका जो नेचर है वो ज्यादा आपके ऊपर भारी होता है और आपको वैसे ही काम करवाता है जैसा कि आपने अपना नेचर, अपना हैबिट बना लिया। यहां पर हम बहुत रूट कॉज के बारे में चर्चा करेंगे, बेसिक बारे में चर्चा करेंगे। जाना तो सबको है कहीं ना कहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी के लिए जाना है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन के लिए जाना है। हर आदमी दौड़ रहा है, सवाल यह है कि पहुंच कहीं नहीं रहा है। हर आदमी को जल्दी भी है, हर जगह समय पर ही पहुंचना है। आप कभी किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ, ट्रैफिक लाइट जली हो, लाल से जैसे ही नीली होती है और आप 2 सेकंड भी आप अगर बाइक पे हो, आपकी किक नहीं लग रही है, पीछे वाले हॉर्न दे दे के आपको परेशान कर देते हैं,
बहुत जल्दी में है वो, लेकिन सच ये है समय पर कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है क्या? आज हमारा नाम है प्रिंस पांडे और हम हाजिर हैं यहां पर लेकर आपसे इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने। और आज की जो टॉपिक है बहुत ही अहम है विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए, जो नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग जो थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल में पता नहीं है कि समस्या है कहाँ। वो इस समस्या का नाम दे देते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। एक्चुअल में मैंने टाइम मैनेजमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। टाइम मैनेजमेंट वाकई में ये समस्या है या कुछ और ही समस्या है जिसे हम टाइम मैनेजमेंट के रूप में समझें? इसी के बारे में, इसके जड़ के बारे में बात करेंगे। इसके जड़ के बारे में सोचेंगे कि एक्चुअल में जो समस्याएं हैं वो है क्या। कुछ कहते हैं कि प्रायोरिटी सेट कर लो, कुछ कहते हैं ये सेट कर लो, वो सेट कर लो, लेकिन एक्चुअल में लोग सेट कर क्यों नहीं पाते? अगर मैं आपसे ही कहूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ मत करो, एक कॉपी पे बस या पेज पे आप इतना लिख लो कि आप कल जो 24 घंटे आपने बिताए हैं, उस 24 घंटे में आपने कौन कौन से काम किए हैं। बस एक हमें टू डू लिस्ट बना दो कि आपने उन 24 घंटे में क्या क्या काम किया है। मैं सच कह रहा हूं, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वो 24 घंटे का अपना शेड्यूल भी नहीं लिख पाएंगे जो उन्होंने कल ही किया था। और अगर लिख दिए तो मैं सच बता रहा हूं, आप सर पकड़ लोगे कि इन 24 घंटे में मैंने ये जो काम किए ये क्यों किया, क्या फायदा हुआ, इसका नुकसान क्या है। आप अभी लिख के देख लो, आप वीडियो पॉज करो, तुरंत लिखो कि आपने कल अपने 24 घंटे में क्या क्या किया। अगर आप पूरे 24 घंटे का शेड्यूल लिख ले रहे हो, इसका मतलब आप एक स्टेप आगे हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वो 24 घंटे उनको याद भी नहीं है। सच ये है कि 8 घंटे सोने का अगर निकाल दिया जाए, 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल का निकाल दिया जाए, या नौकरी वाले का नौकरी का निकाल दिया जाए, तब भी आपके जीवन के 8 घंटे बच गए हैं। और उन 8 घंटे का अगर आपको बताना पड़े कि वो 8 घंटे आपने क्या किया है, तो आप नहीं बता पाएंगे, बता ही नहीं पाते हैं। अगर बताएंगे भी तो आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस 8 घंटों में आपने बहुत सारे ऐसे घंटे जो बर्बाद कर दिए। अक्सर लोगों को मैं सुनते हुए मिलता हूं, अक्सर लोग कहते हैं हमारी फैमिली में हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, या हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, हम उससे मिलने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। क्या टाइम वाकई नहीं है, या आप टाइम का दुरुपयोग कर रहे हो, या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे आप टाल दे रहे हो? और इस चीज से नुकसान क्या हो रहा है? सच बताऊं तो एक तो सोशल प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल रिग्रेट भी होता है। आप याद करो कि आपने बचपन में अपने माँ बाप से या अपने दादा दादी से कभी ना कभी ये कहा होगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा। और आज आप तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, और आप टाइम ऐसे नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा चीज ही नहीं हो पा रही है जिससे आप वो सपने पूरे कर पाओ। और अगर आप जाते होंगे और गलती से हंसी मजाक में भी कोई आपसे ये पूछ देता होगा कि तुम तो वादा किए थे हवाई जहाज की यात्रा कराने के लिए, लोग इमोशनल गिल्ट में आ जाते हैं, रिग्रेट होता है। अगर इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में मैं बात करूं तो कैसे ये चीजें होंगी, आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, टाइम मैनेजमेंट वाकई में कोई समस्या है या कुछ और है। लोग अक्सर पेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया, यही इसका दर्द है। रिग्रेट होता है, लोगों को तकलीफ होती है, उस समय पर काम करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा। और ऐसा नहीं है कि ये आज के युवाओं की प्रॉब्लम है। एक सर्वे हुआ था और उसमें यह पता लगाया गया कि ये पहले की समस्या है, 1400 साल पहले भी ये चीज थी। उसके पीछे भी एक इजिप्ट में एक किताब लिखी गई है। इतना ही नहीं, अगर ये पुरानी प्रॉब्लम नहीं होती, पुरानी समस्या नहीं होती, तो उतने साल पहले, कितने वर्ष पहले हमारे हिंदी के ही कबीर दास जी कितना बड़ा दोहा कह के गए थे उस टाइम पे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा।
यानी वो ये कहते हैं कि जो भी कल करना हो वो आज ही कर लो। ये उस टाइम वो कह के गए थे, इसका मतलब ये समस्या तब भी रही होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी कहावत, कोई भी कथन तभी तभी आता है जग में जब उसकी समस्याएं इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, तभी उसका सलूशन आता है। तो चलिए, हाजिर है यहाँ पर लेकर, इन्हीं सब पे बात करेंगे आज हम लोग। इन सब चीजों पे समझेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। और आज के यहां पर आप देख रहे होंगे, तो ये मैं कोई मोटिवेट करने आपको यहाँ पे नहीं आया। हम लोग केवल और केवल इस मुद्दे पे लॉजिक पे बात करें कि एक्चुअल में ये जो समय वाली समस्या आ रही है, वो एक्चुअल में ये समस्या है क्या। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे, बहुत ही बारीक से समझा जाएगा कि ये जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की प्रॉब्लम है, यानी काम को टाल देने की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में ये मेरी लापरवाही है या वाकई ये कोई रोग है। और मैं सच बता रहा हूं, एक सर्वे में साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर ये आपका नेचर है कि आप कोई काम बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो और उसको टाल दे रहे हो कि आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, कल नहीं करते हैं, परसों करते हैं, इससे क्या ही होगा, क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत समय बचा है, अभी तो 1 महीना एग्जाम का है, अभी तो बहुत टाइम है यार, क्या दिक्कत है। ये जो टालने की प्रक्रिया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड किया गया है कि इस प्रक्रिया से आपको रोग भी होते हैं, डिजीज भी होते हैं। कौन सी डिजीज मुख्यतः है, यदि आपका मोटापा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मोटापा जो आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस रोग से ग्रसित हैं। लोगों के डायबिटीज हो जाते हैं इसी वजह के कारण, लोगों के हार्ट अटैक भी इसी वजह के कारण होते हैं। लोग गिल्ट में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ वादा किया होता है, वो वादा निभा नहीं पाते हैं, वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, लोग गिल्ट में भी चले जाते हैं। और गिल्ट से जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोई मोटिवेशन बात नहीं करेंगे, हम लॉजिक पे जाएंगे कि एक्चुअल में ये लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे नेचर में ये चीज आ गई है, हम क्यों काम को टाल देते हैं और कैसे इन चीजों से बचें। तो इसके लिए, मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। मोटिवेट होने के लिए लोग कहते हैं सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, ऐसी बहुत सी कहानियां भी आपने सुनी होंगी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर ये रोग है, काम टाल देने वाला, आपको ये पता चल जाए ये रोग है, तो आप इस पे ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं कि आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। एक तरफ आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, सिक्स पैक आ जाएंगे। और एक तरफ मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर ने आपको देखा है, डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप मर सकते हो। आप बताइए, ये दोनों कंडीशन आपके सामने है। एक तरफ ये कंडीशन है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको सिक्स पैक बन जाएगा, आप अच्छे दिखने लगोगे, हेल्दी लफल्दी हो जाओगे। दूसरी तरफ एक कंडीशन ये है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी है, डॉक्टर ने आपसे ये कहा है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आप मर सकते हो। ये दोनों कंडीशन एक्सरसाइज करने के लिए है, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है। कौन व्यक्ति एक्सरसाइज कंपल्सरी कर देगा अपने जीवन में, सुंदर दिखने के लिए या फिर जान बचाने के लिए। इन पे भी हम बात करेंगे कि ये जो मोटिवेशन होता है ये कैसे आ सकता है। और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो, क्योंकि बच्चों का, आजकल की जो युवा है, जो नौकरी की तैयारी कर रही है, जो पढ़ना चाह रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो टाइम मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना समय कहाँ दे दे रहा हूँ जहां मैं नहीं देना चाहता हूँ। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको रोग पता चल जाए तब तो आप उसकी दवा कर लोगे। जब आपको रोग पता ही ना हो, केवल आपको ये पता है कि ये चीज हो रही है, तो क्या करोगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यही समझने वाले हैं कि एक्चुअल में हमें टाइम मैनेज करना है या कुछ और मैनेज करना है। उसका नाम हम लोगों ने केवल टाइम मैनेज दे दिया है। एक बहुत बड़ी चीज होती है कि लोग टाइम जो मैनेज नहीं कर पाते हैं वो ब्लेम करना शुरू करते हैं। और ब्लेम किस पे करते हैं, सरकमस्टांसेस के ऊपर, हालात के ऊपर।
अपने हालात पे बात करते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके घर में भी होंगे, आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं, आपके दादी दादा भी हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जो ये कहते हुए अक्सर पाए जाते हैं कि मैं तो ये बनना चाहता था, मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मेरा कुछ हालात ऐसे हो गए, मेरे कुछ परिवार में ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं नहीं बन सका। ऐसे बहुत सी चीजें आपको हालात पे मिल जाती होंगी, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हालात को जरूर कोस देते हैं। सही भी है, होता भी होगा, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, होते होंगे। एक कहानी मुझे याद आती है, अक्सर मैं छोटा था तो मुझे सुनाया जाता था वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में गया ऐसे घूमने। वो रेगिस्तान में देख रहा था, धूप थी, बालू था, सैंड थे बहुत सारे, वो घूम रहा था, कह रहा था जगह तो अच्छी है, लेकिन अगर यहाँ पे पानी होता, लोग पौधे लगाते, पेड़ होता, तो ये जगह और खूबसूरत हो जाती, लोग और घूमने आते। अगर यहाँ पर पानी होता तो झरने होते, तो नहरें होती, और खूबसूरत हो जाती चीजें। और ये कहते हुए वो घूम रहा है, और वो समय उस चीज पे, पानी पे वो कोस रहा है, क्योंकि वहां पे पानी है नहीं, वो चीज है नहीं जो उसको चाहिए, तो वो उसके ऊपर कोस रहा है। कुछ दूर बाद चलते चलते उसको एक कुआं दिखा, और कुआं पे एक पर्ची रखी हुई। वो व्यक्ति उस कुएं के पास गया, वहां पे बाल्टी रखी हुई थी, कुएं से पानी निकालने की सुविधा थी, और एक पर्ची भी रखी हुई। पहले तो वो थक गया था, वो गया कुएं से पानी निकाला और पी लिया। उसके बाद वो पर्ची पे देखा, पर्ची पे लिखा हुआ था कि अब आपको पानी मिल गया है, यदि आपको ये पानी मिल गया हो तो कृपया यहाँ पर एक पौधा लगा। क्या किया होगा उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने पानी पिया, पर्ची को वहीं पे रखकर दबा के चल दिया, चला गया, नहीं लगाया। यही है कहानी। अक्सर लोग सिचुएशन को दोष तो दे देते हैं, समय को दोष दे देते हैं, हालात को दोष दे देते हैं कि हालात ऐसा नहीं था कि हमने किया। लेकिन अगर वो चीज आपको मिले तो क्या आप ऐसा कुछ हालात बनाना चाहेंगे कि बाकी लोग को अपने जीवन में ये ना कहना पड़े कि मैं हालात की वजह से ये ना करूं? तो ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग अपने फेलियर को हालात के ऊपर दोष देके चले जाते हैं, और ये ज्यादातर लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं, आप भी करते हैं। आपने टाइम टेबल निकाला पढ़ने के लिए, आपने एक समय निकाला कि मैं पढ़ूंगा इस समय पे, मैं डेली 7 घंटे पढ़ूंगा, डेली 6 घंटे पढ़ूंगा। आप एक दिन पढ़ते भी हो, 2 दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन आपके मोबाइल पे फोन आता है, जाओ मैं चाय की दुकान पे बैठा हूँ, आ जाओ मिलने आ जाते हैं, आओ कुछ बात करते हैं। वो कहता है लड़का कि नहीं नहीं, मैंने टाइम टेबल है, मेरा पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। उधर से थोड़ा सा कन्विंस ज्यादा होता है, अरे यार पढ़ तो कल भी लोगे, कौन सा 12 महीने बाद परीक्षा आने, कौन सा 12 साल बाद परीक्षा आएगी, कौन सा ये कुंभ का मेला है कि परीक्षा अब आ गई तो अब आएगी नहीं, चल पढ़ लेना, मैं आया हूँ इतनी दूर से, आके मिल लो। और फिर वो लड़का वो चला जाता है, वो वहां पे जाके दोस्ती दोस्ती में चला जाता, अच्छा करता है, जाना भी चाहिए, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहां पर आपके पास डिसीजन लेना था, और आपने क्या डिसीजन लिया? डिसीजन हर आदमी लेता है, निर्णय हर आदमी लेता है, लेकिन डिसीजन क्या लिया ये भी मैटर करता है। तो सर्कमस्टेंसेस ही हर चीज के दोस्त नहीं होते, हालात ही हर चीज के दोस्त नहीं। आप हालात को दोष नहीं दे सकते, उस हालात में आपका जो डिसीजन था वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो डिसीजन कैसे लेते हो, क्या है वो चीज जिससे कि आप वो डिसीजन ले पाओ? और वो डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप हाईली मोटिवेटेड होगे। और मोटिवेट आप कैसे हो सकते हो, इन सब पे भी हमने चर्चा करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि एक्चुअल में हमें टाइम मैनेज करना है या फिर कुछ और मैनेज करना है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे टाइम मैनेजमेंट वर्सेस एक्टिविटी मैनेजमेंट। अगर कोई कहता है कि मुझे टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि ये घड़ी है, मैं आपको ये घड़ी दे रहा हूं, और ये घड़ी तुम ले लो और एक काम करो, टाइम मैनेज करके दिखा दो। क्या तुम टाइम मैनेज कर पाओगे? कोई नहीं कर पाएगा। वक्त वही है, वक्त चल रहा है, वक्त चलता रहेगा, वक्त वैसे ही बीतेगा जैसे बीत रहा है।
आप घड़ी को मैनेज नहीं कर सकते, आप अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते। एक्चुअल में आपको जो मैनेज करना होता है वो अपने आप को मैनेज करना होता है, वो अपने आप को मैनेज करना होता है। केवल अपने आप को मैनेज नहीं करना होता, अपनी एक्टिविटी को मैनेज करना होता, अपनी क्रियाएं को मैनेज करना होता। केवल अपनी क्रियाएं को ही मैनेज नहीं करना होता है, सेल्फ डिसिप्लिन लाना होता है। अपने सेल्फ मेंटली या सेल्फ कह लो, सेल्फ को मैनेज करना होता है, खुद को मैनेज करना होता है, अपने आप को, एक्टिविटी को मैनेज करना होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है। आपको हम कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेटेड आप रहोगे तभी आप अपने आप को मैनेज कर। तो टाइम मैनेजमेंट अगर कोई आपसे कहता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में वो टाइम मैनेजमेंट शब्द ही गलत है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है। आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आपको मैनेज करना है तो आपको खुद को मैनेज करना है। इसके ऊपर जब एक रिसर्च हुआ, जब एक कहानी बनी, जब इसके ऊपर सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि ये जो काम हम बना तो लेते हैं, कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। ये आपने कहावत बहुत बार सुनी होगी कि कर तो लेते हैं लेकिन हम, कह तो लेते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ये काम जो टालने की आदत है। काम अक्सर कैसे टाला जाता है आप सोच पा रहे होंगे। आप खुद से पूछो कि आपने काम टाला है क्या? काम आपके पास आता है लेकिन आप एक काम टाल के दूसरा काम कर देते हो, दूसरा काम टाल के तीसरा काम करते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो काम जरूरी होता है, दोनों काम अगर जरूरी है, चलो ऐसे समझते हैं कि दो काम अगर जरूरी है, अब इसमें से एक को टाल के आप एक ही कर सकते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, दो में से एक काम को जरूर टाल देते हैं, लेकिन किसको टाल देते हैं? जरूरी काम वाले को या फर्जी काम वाले को? मैं एक एग्जांपल देता। रावण बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, सबको पता है। आपको ये भी सुना होगा हमारे माइथोलॉजी कहानी में कि रावण ने काल को बंद कर लिया था, काल को कैद कर लिया था। काल यानी मृत्यु को उसने कैद कर लिया और सोचा था ये जब कैद है इसको जब चाहूंगा तब मार दूंगा, मेरा मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन वो काल को मारने वाला काम भी टालता रहा। आज नहीं कल मार दूंगा, कैद ही तो है, अपने पास ही तो है, आज नहीं कल मार दूंगा। क्या है, दो विकल्प थे कि वो काल को मार देता, मृत्यु को मार देता और फिर सीता को हरण करने जाता, तो शायद उसकी मृत्यु नहीं आ पाती। लेकिन उसने जो जरूरी काम था उसको टाल दिया। किसको? मृत्यु को नहीं मार रहा है वो, राव जब सीता के हरण करने वाला काम था उसको वो तुरंत कर दिया, एकदम विद इन अ सेकेंड, सोचा भी नहीं, जिसकी वजह से उसका पूरा नाश हो गया। यानी कि हम काम को टाल तो देते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में जो जरूरी काम होता है उसको टालकर हम जो फर्जी काम होता है उसको कर देते हैं। आप ही सोचो, आप पढ़ने जा रहे हो, आप बैठ गए हो, किताब खोल दिए हो, पेपर लगा रहे हो, आप एकदम ध्यान से बैठ गए हो पढ़ने के लिए और पढ़ रहे हो, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल लगाए और तभी आपकी नजर आपके मोबाइल पे चली जाती है। मोबाइल पे एक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, आप व्हाट्सएप खोलते हो चेक करने के लिए कि देख लेते हैं कौन है, बाद में रिप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे आप मोबाइल में देखते हो, मोबाइल में कोई एक आपके फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आपकी महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी हो, वो कोई एक वीडियो भेजा है। आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये वो कुछ कॉमेडी भेजा होगा, कुछ हमारे लिए भेजा होगा। आप उस पर क्लिक करते हो, आप उसको देखते हो, 2 सेकंड का वो रील आप देखते हो जो कि आपसे पढ़ाई से संबंधित नहीं होता। और जैसे आप रील देखते हो, रील को स्क्रॉल करने लगते हो, स्क्रॉल करते करते आपको पता चलता है कि 1 घंटा बीत गया। अब आप क्या करो? फिर आप कहते हो अरे यार बहुत हो गया रील, चलो फिर से क्वेश्चन लगाते हैं। उसके बाद जब आप रील देख के फिर से वापस से क्वेश्चन लगाने जाते हो तो आपको लगता है यार 1 घंटा हो गया, काफी थक गया हूँ, चलो कुछ नहा धो लेता हूँ या मुंह धो लेता हूँ या पानी पी लेता हूँ, फिर कुछ और करता हूँ। फिर आप निकलते हो बाहर, फ्रिज से पानी निकालते हो, पानी पीते हो, फ्रिज नहीं है तो आप जहां से भी पानी निकालते हो, पानी पीते हो, पानी वानी पीने के बाद फिर आप कहते हो चलो पढ़ लेते हैं। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो उसके बाद थोड़ा सा आपको आराम का मन होता है, क्योंकि बहुत देर से आप बैठ के पढ़ रहे होते हो और आप सो जाते हो, लेट जाते हो। हाँ, लेट के देखते हैं, लेट के आप पढ़ने का प्रयास करते हो, पढ़ते पढ़ते लेटने में फिर आपको आराम मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है। आप किताब बंद करते हो, कहते हो चलो इसको शाम को आज 5 बजे उठूंगा सो के, 5 बजे इसको करोगे और आप 2 घंटे की नींद लेने चले जाते हो।
2 घंटे की नींद लेने के बाद वो किताब पढ़ी हुई है, आपको पता है कि 5 बजे उठ के मुझे पढ़ना, आप गए एकदम आराम से मुंह धुले, चाय वाय कुछ अगर व्यवस्था है तो चाय बनाई, चाय पिए, उसके बाद फिर आप 5 बजे किताब लेके बैठते हो। और ऐसे ही करते करते कुछ ना कुछ ऐसा होता जाता है, फिर आपके दिमाग में आता है यार आज का शेड्यूल तो गया, कल पढ़ूंगा एकदम बढ़िया से, कल पढ़ो, क्योंकि अभी तो टाइम है ना। इन सब के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, डेडलाइन। नौकरी करने वाले लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। सैटरडे को उनको मिलता है कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि आप प्रेजेंटेशन बना के हमें लाइएगा, मंडे को हमें ऑफिस में, संडे का दिन वो डेडलाइन, इस चक्कर में वो डेडलाइन कब है उनको कि संडे तक उनके पास टाइम है, मंडे को प्रेजेंटेशन जमा करना है, सैटरडे को वो घर आ गए हैं, शाम में उठाए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तो टाइम है। उसके बाद फिर वो सुबह कोशिश करते हैं करने का, लेकिन फिर इधर का काम उधर का काम वो करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि अभी टाइम है। लेकिन फिर जब मंडे की सुबह आने वाली होती है, यानी कि संडे की रात, और फिर रात भर जग के वो प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी डेडलाइन है। लाइफ में डेडलाइन का होना बहुत जरूरी है। डेडलाइन आपको मोटिवेट करता है, लेकिन इससे काम को टालने वाली आदत नहीं जा पाती है। तो जो सर्वे हुआ था हम उस पर बात करेंगे, हम कोई आपको मोटिवेशन, इसीलिए मैंने ये पूरी कहानी, एक पूरा तांता आपके सामने बुना है कि ये समस्या से आप अपने आप को रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि एक्चुअल में आपके साथ यही होता है। तो ये होता क्यों है, इस चीज को समझेंगे। इस शब्द को हम लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि जो भी काम हम डिसाइड करते हैं, जो भी हम सोचते हैं करने के लिए, अक्सर वो काम हम क्या करते हैं, टाल देते हैं। ये टालना एक रोग होता है, डिजीज होता है, मेंटली आपकी हैबिट बन जाती है और आप इसको टालने लगते हो। कोई भी काम आपने डिसाइड किया, आप उन्हीं काम को टालते हो जो काम में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, जो काम आपको थोड़ा सा मेहनत का लगता है, जिस काम से आपको तत्काल कोई फायदा नहीं दिख रहा होता है, ऐसे कामों को आप अक्सर टाल दिया करते हैं। और ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है जो चली आ रही है, आपके साथ भी हो रहा है। आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े रोग से ग्रसित हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपका नुकसान करने वाला है। तो यहाँ पर हम पूरा चीज समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेट है क्या, किस तरीके से ये बच्चों, किस तरीके से ये आपके जीवन को धीरे धीरे खराब करता है और इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम एक सर्वे पे बात करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट के लिए एक सर्वे किया गया और इसके लिए 4 थ्योरीज दी गई। वो 4 थ्योरीज क्या हैं? एक थ्योरी उसके लिए दिया गया एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और दूसरी थ्योरी थी नीड्स थ्योरी, तीसरी थ्योरी थी क्युमुलेटिव प्रोस्पेक्टिव थ्योरी, और चौथी थी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है हाइपरबोलिक डिस्काउंट। ये 4 थ्योरी है जिसकी वजह से लोग अक्सर अपने काम को टाल देते हैं। अगर वो चीजें उनकी जीवन में हो जाए तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो काम कर सकते हैं। तो जब हम इन थ्योरी को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे, और आप जब इसको अपने जीवन में उतारोगे, रिलेट कर पाओगे, तब आपको ये जो रोग है, इस रोग से आप बच सकते हो। और आप फिर देखोगे कि नहीं, आप वो जीवन में वो सब पाना शुरू कर दिए हो जिस चीज के लिए आप एफर्ट कर रहे हो। तो एक्चुअल में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती क्या है? यहां पर बात एक्सपेक्टेशन की, उम्मीद की है। जब आपको ये उम्मीद हो, जब आपको ये चीज उम्मीद हो जाए कि हमें इसमें सफलता मिल सकती है, या मैं अगर चाहूंगा तो मैं इसको जीत लूंगा, ये होती है एक्सपेक्टेशन। और जब आप इस चीज की एक्सपेक्टेशन होती है तो आप उसके लिए प्रयास डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल कर देते हो। नहीं समझ में आया? कोई नहीं, मैं समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, इस तरीके। एक टीचर आया मेरे जैसा, उसने कहा कि इस क्लास में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, या जिसके 90% नंबर आ जाएंगे, या जिसके 90% से ऊपर नंबर आ जाएंगे, उसको मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, उसको मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चे को, जो जो बच्चे 80% नंबर लाते होंगे, 75% नंबर लाते होंगे, 85% बच्चे नंबर लाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 30% वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 40% वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 50% वाले होंगे, ऐसे।
लेकिन प्राइस ये है कि 90% से जो ऊपर ला देगा उसको हम क्या कहेंगे, 10 लाख रुपए देंगे। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किस तरीके से काम करती है? अब इस 10 लाख रुपए के लिए कौन ज्यादा मोटिवेटेड होगा, कौन सा बच्चा ज्यादा मोटिवेटेड होगा? जो बच्चा 80% नंबर ला चुका है या लाता है वो कहेगा इस मैं थोड़ा सा और मेहनत कर दूंगा तो मैं 90% की तरफ पहुंच सकता हूं। यानी उसको पता है कि वो सफल हो सकता है और ये लड़का इस इनाम के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन यहीं पर ये जो 30% वाला लड़का है इसको पता है यार मेरा नंबर ही कम आता है, मैं कितनी मेहनत कर लूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, मैं कहाँ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो लेस मोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मैं यहाँ पे पहुंच पाऊंगा। वो अपने आप से ही उम्मीद नहीं कर रहा है कि मैं कभी भी 90% के ऊपर नंबर ला पाऊंगा, मैं कभी 10 लाख जीत पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी हालात ही 30% वाली है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। यानी कि जब तक आप उम्मीद ही नहीं करोगे, आपको खुद से ही आपको उम्मीद नहीं है, तो इस चीज के लिए मोटिवेटेड कौन बच्चा ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा मेहनत करेगा। जैसे एक और एग्जांपल के तहत समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम के लिए और वो प्री निकाल दिया, मेंस में गया, मेंस में कुछ नंबर से वो फेल हो गया। एक बच्चा सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है और वो प्री में फेल हो गया। अब पता है कि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद ये भर्ती दोबारा आने वाली है। आप मुझे बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा मेहनत से इस बार उस एग्जाम की तैयारी करेगा? अक्सर दिमाग में आपके आएगा कि जो प्री फेल हो गया। नहीं, क्योंकि वो तो प्री फेल हो चुका है, उसको उम्मीद ही नहीं है। उसने कह दिया कि यार प्री ही नहीं निकल रहा है तो मैं मेंस की क्या ही तैयारी करूं। लेकिन वो बच्चा जो प्री निकाल के मेंस में निकाल के 2-3 नंबर से रह गया था, वो पूरी जान लगा देगा इस बार वो 2-3 नंबर पाने के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन थ्योरी। यानी कि इस थ्योरी का मतलब यह है कि आपकी जब एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, जब आपको ये खुद लगने लगे कि मैं ये चीज कर लूंगा, मैं ये चीज हासिल कर लूंगा, तब आप उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। अगर नहीं ऐसा होता है तो आप निश्चित रूप से उस काम को टाल दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा। ये थ्योरी बहुत ही सही थी और ये थ्योरी वाकई मेन रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, यानी कि काम को टालने का। दूसरी थ्योरी होती है नीड थ्योरी। ये नीड से ही आप समझ पा रहे होंगे, जरूरत, यानी किसको किसकी जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीड थ्योरी है बेसिकली ये दो चीजों पे काम करती है। एक तो अचीवमेंट, तीन चीजों पे काम करती है। एक तो अचीवमेंट, दूसरा सोशल रिलेशन, एफिलिएशन भी इसको कहते हैं, लेकिन अगर हम सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो सोशल रिलेशन यानी सामाजिक रिश्ता, और तीसरी चीज अगर हम बात करें तो पावर, शक्ति। आपको मोटिवेट आपकी जरूरतें रखती हैं, ये आप याद रखें। आप तभी किसी काम को करोगे या उसको टालोगे नहीं जो आपकी जरूरत के हिसाब से होगा। नहीं समझे? समझाता हूं एक एग्जांपल के तहत। आप आजकल के नेता लोग को देखे हो, है ना? उन नेता लोग को एक्चुअल में क्या चाहिए होता है? वो नेता लोग को वोट चाहिए होता है। वोट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उन्हें गद्दी पे बैठना होता है। गद्दी पे क्यों बैठना होता है? क्योंकि उस गद्दी पे बैठने से उनके पास क्या आएगी? शक्ति आएगी। अब इस काम के लिए उन्हें तुम धूप में बुला लो, रैली करने के लिए वो चले जाएंगे। इस काम के लिए तुम उनको कहीं भी किसी के घर पे खाना खाने के लिए बोल दो कि चलिए वो उनके घर पे खाना खा लेते हैं, उनके घर पे 4 लोग हमारे वोट बन जाएंगे, वो चले जाएंगे। ऐसे लोगों से आप कहो पूरी भारत की यात्रा कर दीजिए, पैदल चल दीजिए, क्योंकि आपको अगर ये ऐसा करते हो तो आपको ये चीज बन जाएगी, ये चीज मिल सकती है, वो पैदल यात्रा कर देंगे। संबित पात्रा जैसे लोग आग में दौड़ जाएंगे, आग में दौड़ जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की चीजें पानी है। क्यों? क्योंकि उनकी नीड है और वो नीड से क्या है? मोटिवेटेड है। और जब वो मोटिवेटेड है तो उस काम के लिए वो पूरी ताकत अपनी लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये नीड है, उनकी ये जरूरत है। अगर ये जरूरत वहीं पे अगर उन्हीं नेता लोग को अगर समाज सेवा करने, अगर परिवार, अगर मान लीजिए वो शक्ति पे उस गद्दी पे बैठ गए हों, वो कुर्सी पर बैठ गए हों, और उसके बाद उनसे कहा जाए कि उस घर में समस्या है, चलिए उस घर की समस्याओं को दूर कर दिया जाए, तो वो कम मोटिवेटेड होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी जरूरत अब नहीं रह गई, तो वो उसको टाल देगा या किसी को फोन कर देगा चले जाओ। लेकिन उस जोश, उस एनर्जी के साथ उस जनता के लिए वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? नीड थ्योरी पे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोशली बहुत प्रसिद्ध होना चाहते हैं कि 4 लोग उनके बारे में बात करें, या 4 लोगों से उनके टर्म्स अच्छे हो, उनकी दोस्ती अच्छी हो, 10 लोगों से उनकी दोस्ती अच्छी हो।
ऐसे बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपसे मिलते होंगे, और आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि लोग जब मेरे बारे में बात करें तो अच्छी बात करें, मैं जिसके यहाँ भी जाऊं तो लोग मुझे जाने के हेलो सर आप कैसे हो। ये क्या होता है, ये सोशल रिलेशन होता है। उनके लिए सोशल रिलेशन उनकी नीड है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि लोग उनके बारे में बातें करें, लोगों को जाने। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जहां भी उनको ऐसा मौका मिलता है कि टीम में काम करना है या कहीं एक पार्टी में जाना है जहां पे 10-15 लोग मिलेंगे, उनको जानेंगे, वो वहां पर बिना सोचे समझे टाइम निकाल के चले जाएंगे। ऐसे ही अचीवमेंट, यानी कि आपकी नीड आपको बताती है, आपको मोटिवेट रखती है। एक और एग्जांपल के तहत आपको इन चीजों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए एक बालक है और ये झुग्गी झोपड़ी में रहता है। ये झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बहुत ही मतलब ऐसे ऐसी जगह पे रहता है जहां पे उसको वहां पे नहीं रहना है। वो बड़ा घर चाहता है। हर एक बच्चे की एक उम्मीद होती है कि हमें भी बड़ा घर मिले, हम भी अच्छे से रहें, हमारे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, पत्नी है, उनको मैं अच्छे से रख सकूं। ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है। एक बालक और है, ये मकान मालिक का लड़का या लैंडलॉर्ड का लड़का या बड़े अच्छे घर का लड़का, इसके पास पहले से ही क्या है, पैसा है, और इसके पास उतना पैसा नहीं है। दोनों सेम जॉब के लिए जाते हैं। ये नौकरी है, ये भी इसी नौकरी के लिए जा रहा है और ये भी इसी नौकरी के लिए जा रहा है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से ये नौकरी ज्यादा जरूरी किसके लिए है, और जिसके लिए ज्यादा जरूरी है मैं लिख के देता हूं कि वही इसके लिए ज्यादा प्रयास कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा इस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है। उसको पता है कि यहाँ पे नौकरी करने से आपको क्या मिल जाएगा, हम एक अच्छा घर ले लेंगे, हम एक अच्छी जगह रहने लगेंगे। लेकिन इसके पास तो पहले से वो चीजें हैं, तो ये नौकरी पाने से इसके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला, जैसा है वैसा ही है, बस 10,000 20,000 ज्यादा आने लगेंगे। तो इस काम को करने के लिए कौन ज्यादा मोटिवेटेड होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला व्यक्ति ज्यादा मोटिवेटेड होगा, ये ज्यादा प्रयास करेगा। तो इस काम से संबंधित जितनी भी चीजें इसके पास आएंगी ये नहीं टालेगा, लेकिन ये व्यक्ति इसको टालता रहेगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि नीड थ्योरी किस तरीके से काम करती है। तो अगर कोई भी काम आपकी जरूरतों को पूरा करता हो, आपको लगे कि इस काम को करने से हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आप उस काम को फिर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, यानी कि आप उस काम को टालने से बचेंगे, आप नहीं टालेंगे। तो ये नीड थ्योरी काम करती है। तीसरी थ्योरी बहुत मजेदार है, क्यूमुलेटिव पर्सपेक्टिव थ्योरी कहते हैं इसको। ये थ्योरी किस तरीके से काम करती है, नाम से बहुत ज्यादा भारी लग रहा होगा, लेकिन आप नाम पे मत जाओ, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। क्यूमुलेटिव पर्सपेक्टिव थ्योरी बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करती है। ये इस थ्योरी का मतलब ये है कि आपको होने वाला जो लॉस है और होने वाला जो प्रॉफिट है, इन दोनों की तुलना अगर किया जाए तो जो ज्यादा लॉस वाली वैल्यू होती है वो आपको हाईली मोटिवेट करती है, वो आपको हाईली मोटिवेट करती है, यानी आप उस काम को आप नहीं टालते। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं, समझाता हूं आप। जैसे अभी मैंने एक जिम एक्सरसाइज वाला एग्जांपल आपके सामने लिया, या मैं जॉब वाला एग्जांपल लेता हूं, या तो फिर मैं तैयारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करने वाला एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। क्या है, एक्सरसाइज के लिए मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रखे कि जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर ने बोला एक व्यक्ति यहां पर है, इसका नाम एम है, और एक व्यक्ति यहां पर है, इसका नाम एन है। यहां पर इससे बोला गया कि यदि तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे सिक्स पैक बन जाएंगे, तुम सुंदर दिखने लगोगे, तुम अच्छे लगने लगोगे। और एक तरफ एन को कहा जा रहा है कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, नेगेटिव लॉ समझिए, यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आप बताइए एक्सरसाइज करने के लिए कौन व्यक्ति ज्यादा मोटिवेट होगा, कौन सा व्यक्ति इनमें से ज्यादा मोटिवेट होगा? आप कहोगे सर एन होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लॉस हो रहा है ना वो ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट की वजह से।
दूसरी तरफ समझते हैं, अगर आप जॉब में हैं, एक तरफ आपसे ये कहा गया एक प्रेजेंटेशन बनानी है आपको, मान लीजिए ये प्रेजेंटेशन बनानी है, और इस प्रेजेंटेशन में आप बताइए कि प्रेजेंटेशन कब मन लगा के बनाए। एक तरफ आपसे ये कहा गया कि अगर ये प्रेजेंटेशन आप बना देते हो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, और एक तरफ ये कहा गया कि ये प्रेजेंटेशन नहीं बना आपका तो आप जॉब से निकाल दिए जाओगे। आप जॉब से निकाल दिए जाओगे। किस किस सिचुएशन में ये आदमी प्रेजेंटेशन एकदम मन लगा के बनाएगा? आप कमेंट करके बताइए, कौन से सिचुएशन में ये आदमी प्रेजेंटेशन एकदम मन लगा के बनाएगा? प्रमोशन के चक्कर में? नहीं, जॉब से निकल जाने के डर से, क्योंकि नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव जो होता है हमारा, क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्टिव में जो लॉस होता है वो हमें ज्यादा मोटिवेट करता है एज कंपेयर टू कुछ प्रॉफिट्स, है ना? क्योंकि आजकल की मेंटेलिटी ये हो गई है, कुछ ज्यादा मिले ना मिले चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जितना मिल रहा है ना वो मिलता रहे, वो ना जाए हाथ से, हमारी गाड़ी चलती रहे, हमारा काम चलता रहे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, क्यूमुलेटिव लॉस, यानी कि जॉब से निकल जाने के डर से ये आदमी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छे से बनाएगा, लेकिन अगर प्रमोशन उसका हो रहा है तो कहेगा चलो नहीं भी हुआ तो जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। ऐसे ही अगर मैं तैयारी की बात करूं, अगर मैं आपसे तैयारी की बात करूं, अगर मैं कहूं कि ये तैयारी, ये किताब अगर आप पढ़ लोगे या ये क्लास अगर आप पढ़ लोगे, तो इस क्लास को पढ़ लोगे तो आपके नंबर 10% ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप ये क्लास नहीं पढ़ते हो तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। इस व्यक्ति को, तैयारी करने वाले व्यक्ति उस क्लास को कब पढ़ेगा? फेल होने के डर से या फिर नंबर बढ़ने के डर से? तो फेल होने के डर से वो व्यक्ति इसको ज्यादा पढ़ेगा। इसको कहते हैं मेरे बच्चों क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्टिव थ्योरी, यानी कि ये थ्योरी इस तरीके से काम करता है कि आपका जो लॉस हो रहा होता है, और जो लॉस आपके एकदम एकदम आपको खत्म करने वाला लॉस होता है, वो आपको ज्यादा मोटिवेट रखता है। यदि आपके जीवन में आपके पास जो काम है उस काम की तुलना आप इस तरीके से कर रहे हो कि इस काम को अगर मैं नहीं किया तो मेरा ये वाला लॉस हो जाएगा, और अगर इस काम को किया तो ये फायदा हो रहा है, ऐसे तुलना में आप लॉस और प्रॉफिट की जब तुलना करोगे तब आप काम को टालना बंद कर दोगे। आप समझ जाओगे कि हमारा जो लॉस है वो ज्यादा भारी है, कि हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो ज्यादा अच्छा है। जब आप इस लॉस और प्रॉफिट की तुलना करने लगते हो तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो कि हमें किस काम को टालना है, किस काम को नहीं टालना है। इसी थ्योरी को कहा गया क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्टिव थ्योरी। इसी तरीके से जो आखिरी थ्योरी है वो है हाइपरबोलिक डिस्काउंट। हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो मेंटल स्ट्रेटजी होती है, जो हमारी मानसिक क्षमता है, वो क्या है? वो तत्काल रिवॉर्ड की मेंटेलिटी होती है। तत्काल रिवॉर्ड की मेंटेलिटी होती है। यानी आपने एक कहावत सुनी होगी, आपने एक कहावत सुनी होगी, 9 नगद ना 13 उधार। क्या मतलब है? नगद में हमें 9 रुपए ही दे दो वो हम रख लेते हैं, 13 उधार दोगे तुम उसकी हमें गारंटी नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए वो छोड़ो, 9 नगद ना 13 उधार। ये बिल्कुल सटीक बनती है ऐसे के लिए। हाइपरबोलिक डिस्काउंट यानी आप उस काम के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, आप उन सारी क्रियाओं के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जिसका रिवॉर्ड आपको तुरंत मिलने वाला होता है, जिसका रिवॉर्ड आपको तत्काल मिलने वाला होता है, उस काम के लिए आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा का अभी फॉर्म भी नहीं आया है और उम्मीद भी नहीं है कि वो फॉर्म कब तक आएगा। वो परीक्षा हो सकता है 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद, लेकिन तत्काल में तब तक एक और परीक्षा आ जाती है और उस परीक्षा आपको पता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये परीक्षा हो जाएगी और मुझे नौकरी मिल सकती है। आप बताइए आप कौन से परीक्षा के लिए दिल लगा के तैयारी करना शुरू कर दोगे? जिसका आपको रिवॉर्ड तत्काल मिलने वाला है, आप उसके लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो। तो अपने लाइफ को इन 4 पैरामीटर, ये जो 4 थ्योरी मैंने बताई है, इन 4 थ्योरियों में अगर आप जोड़ के देखोगे और अपने आप के जो काम है जो आप टालते हो, अगर इन 4 के पैरामीटर में रख के उसको मेजर करने लगोगे तो मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि जो ये प्रोक्रेस्टिनेट करने की कला है, जो आपकी ये प्रॉब्लम है, ये खत्म हो जाएगी। मैंने आपसे बताया कि ये एक ऐसा रोग है
कि जब आप दिन पे दिन काम को टालने लगते हो और ये आपकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो आप कहीं ना कहीं गिल्ट में भी रहते हो, आप इमोशनली वीक हो जाते हो। आप इसी काम की वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ने लगता है। मैंने रोग के बारे में पहले बताया। आप डिजीज से घिर जाते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला बना रहा होता है। अक्सर लोग इस तरीके की चीजें, एक और कारण, जब इन चारों थ्योरियों को हम लोगों ने मिलाया जब इन चारों थ्योरियों को हम लोगों ने मिलाया तो एक मेटा थ्योरी बनी। और ये मेटा थ्योरी को हमने क्या किया, आपके लिए इसको 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लेके आए कि अगर आपको इन चीजों को करना है तो इसके 4 प्रमुख सिद्धांत है। अगर इन 4 प्रमुख सिद्धांतों को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका जो ये टाइम वाली दिक्कत आ रही है, जो काम टालने वाली दिक्कत आ रही है, ये आप सुधार कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे 4 प्रिंसिपल हैं जिसको अगर हम कर लें, जिसको हम फॉलो कर लें, तो हमारी ये समस्या दूर हो सकती है। पहले तो जो हमने आपसे थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, इन थ्योरी पे आपको काम करना है, क्योंकि अगर आपकी ये हैबिट बन गई काम टालने वाली, तो ये हैबिट कितना आपको नुकसान पहुंचाती है ये आप समझ सकते हैं। और अभी तक आप इस नुकसान को झेल भी चुके होंगे और आप देख भी रहे होंगे कैसा ये नुकसान आपको दे रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने समय को किस हिसाब से मैनेज करना है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम स्टडी पॉइंट ऑफ से बात करें, यानी विद्यार्थियों को अगर ध्यान में रख के हम बात करें, तो वो कौन से 4 प्रिंसिपल हैं जो वो करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से उनका जो समय है वो बचना शुरू हो जाए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तत्काल, जैसा कि मैंने बताया, हाइपरबोलिक डिस्काउंट, यानी जो तत्काल जो लक्ष्य आपको दिख रहा है और वो लक्ष्य आपको पार करना है, तो आप उसके लिए कैसे मेहनत कर सकते हैं। दूसरी चीज, लॉस और प्रॉफिट से हमेशा तुलना करो किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज करो आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो और आपको पता है कि अगर आपका ये एग्जाम नहीं निकला तो आपके पास पैसों की बहुत तंगी हो जाएगी, घर वाले आपको पैसे देने बंद कर देंगे। दूसरी तरफ आपके घर वाले या आपके दोस्त या आपकी महिला मित्र, उसकी शादी हो रही है, अगर आप उसके घर पे नहीं गए बात करने, उसके घर वालों से आप मिलने नहीं गए, या उसके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उसके साथ आप घूमने नहीं गए, तो वो आपसे शादी तोड़ देगी। और दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर वाले बड़ी उम्मीद से आपको भेजे हैं, बहुत सपना देखे हैं, और एक तरफ वो लड़की से आप बेहद प्यार भी करते हैं। और अगर आज उसके साथ आप 10 दिन के लिए घूमने नहीं गए, या कहीं भी उसके साथ ऐसा कुछ है कि 10 दिन का टाइम उसके साथ देना है आपको, और ये क्लियर है कि अगर आप 10 दिन वहां दिए तो आपकी पढ़ाई छूटेगी, नुकसान होगा। अगर आप 10 दिन वहां दे देते हो तो यहाँ फेल होना निश्चित है, और अगर आप यहाँ पे दे देते, उसको नहीं देते हो, तो उसका दूर जाना निश्चित है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? लॉस और प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्टिव थ्योरी का यूज करोगे। किसकी वजह से आपको नुकसान होने वाला है और कौन सा नुकसान होने है और ज्यादा नुकसान क्या होने है। जब आप ये थ्योरी लगाओगे तब आप समझ पाओगे कि उसके साथ जाना जरूरी है, क्या यहाँ तैयारी करना जरूरी है। तो इसी के लिए हमने 4 प्रिंसिपल में जो पहला प्रिंसिपल है उसको हमने दिया प्रायोरिटी, यानी आप अपने काम में किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो। कौन सा काम आपको लगता है कि अगर ये काम छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम करना आवश्यक है। तो जब भी आप उस काम की प्रायोरिटी सेट कर देते हो, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक मॉक टेस्ट देना है जेपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, आपको एक मॉक टेस्ट देना है जेपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म, और उसी समय आपके घर मेहमान आ गए और आपको खाना बनाना है। आपको पता है कि ये मॉक टेस्ट देने में आपके 2 घंटे लगेंगे,
प्लस 1 घंटा एनालिसिस का लगेगा। और आपको पता है कि मेहमान आ गए तो मेहमान के साथ बैठने में भी आपको 3 घंटे। ये आप और हम नॉर्मल व्यक्तियों की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। अब यहां पर विचार आपको करना है, यहां पर विचार आपको करना है कि कौन से काम को प्रायोरिटी आप ज्यादा दो। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो ये 3 घंटे मॉक टेस्ट में चले जाएंगे। मेहमान को खाना बना के देते हो तो 3 घंटे मेहमान के साथ चले जाएंगे। मेहमान आपकी बहुत तारीफ करेगा कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खाना बनाया। यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हो तो आपका कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पर सेट आपको ये करना है कि ये जो 3 घंटा और वो 3 घंटा सेम है। मान लीजिए वो 3 घंटा 12 से 3 वाला ही 3 घंटा, आप इन दोनों में से कोई एक ही चीज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या निकालोगे, प्रायोरिटी सेट करोगे। अगर आपने मॉक टेस्ट को प्रायोरिटी दिया तो आप पहले मॉक टेस्ट लिख लीजिए। और यदि आपने मेहमान को प्रायोरिटी दिया, क्योंकि मेहमान रोज रोज तो आएंगे नहीं, मॉक टेस्ट तो हम कभी भी दे सकते हैं, आज नहीं दिए कल वाला दे देंगे, कल नहीं दिए परसों वाला दे देंगे, मेहमान रोज रोज आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनमें से कौन सा चुनोगे, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो। लेकिन यहां पर इन दोनों में से जो प्रायोरिटी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है वो आप चुन सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आपके जीवन में ऐसे तमाम ऐसे डिसीजन आते होंगे जो एक समय में आपको 2 काम या 2 से अधिक काम करना होता होगा, लेकिन उस समय आपको एक ही काम कर सकते हैं और आप उसको डिसाइड बिना सोचे समझे कर लेते हो, जल्दी सुकून के लिए कर लेते हो, मजे के लिए कर लेते हो, लेकिन इंजॉयमेंट के लिए कर लेते हो। लेकिन वहां पर आप कैलकुलेट नहीं करते हो कि प्रायोरिटी किस चीज की। आपको मजे करना है, बिल्कुल करना है, सबको करना है। एक माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो थक जाता है, थकता भी है, थकना चाहिए भी। अगर नहीं थक रहा है तो इसका मतलब आप में कोई प्रॉब्लम है, थक रहा है तो इसका मतलब आप सही है। लेकिन उसके लिए भी एक शेड्यूल निकाल लो आप, इस दिन को ही मैं एंजॉय करूंगा, उस दोस्त से उस दिन ही मिलने जाओ। और मेरा ये मानना है कि अगर मित्र आपका आपके हिसाब से आपके लिए गाइड नहीं कर रहा है तो वो सच्चा मित्र नहीं है, तो ऐसे मित्र को आप छोड़ भी सकते। इसको पहला प्रिंसिपल है, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए और प्रायोरिटी के हिसाब से वो जो 4 थ्योरी मैंने बताई है उन 4 थ्योरी के तराजू पे रख के अपने प्रायोरिटी को सेट कर लीजिए। दूसरी चीज आपकी आती है टाइम यूटिलाइज। आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे टाइम हैं, आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे समय हैं जो चले जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये समय तो चला ही गया। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर पे उस समय को आप देखोगे, बड़े पैमाने पे अगर आप देखोगे तो आप काफी ज्यादा समय नुकसान कर रहे हो बिना कुछ किए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, डेली का आपका आना जाना है, आप पर डे 2 घंटे केवल जाने आने में आप लगा रहे हो। तो आप सोचो कि एक दिन का 2 घंटा आपको आने जाने में लगता है, आप इसमें कुछ नहीं करते हो। आप 30 दिन का जोड़ लो तो आप 60 घंटे वाकई कुछ नहीं कर रहे हो। और अगर आप 12 महीने यानी कि 700 और 1 साल का अगर जोड़ लो तो आप 720 घंटे अपने लाइफ के ऐसे हैं जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल आप आने जाने में निकाल दे रहे हैं। आप इस चीज को भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन चीजें बहुत सारी हैं, ऑनलाइन क्लासेस है सबकी, आप हमारी क्लासेस भी ले सकते हो, या आपको कुछ और भी पढ़ना हो, कुछ और भी है, ऑडियो बुक ले सकते हो, कुछ भी। आप कान में हेडफोन लगा लीजिए, आप इस 2 घंटे को यूटिलाइज कर लीजिए। ऐसे जीवन में आपके बहुत सारे ऐसे, आपके पूरे शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टाइम है जो बेसिकली आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो टाइम आपका खर्च हो रहा होता है। कभी कभी आप रेस्ट भी कर रहे होते हो तो टाइम खर्च हो रहा होता है। कहीं आप जा रहे हो तो टाइम खर्च हो रहा है। रात में आप सोते हो लेकिन नींद आती है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, और उस 1 1.5 घंटे में आप क्या करते हो, मोबाइल सर्फिंग करते हो, आप रील देखते हो। ऐसे टाइम को आप हेडफोन लगा के कोई लाइव क्लास या कुछ मोटिवेशनल या कुछ इस तरीके कोई गाना ही, कुछ भी ऐसा आप यूटिलाइज कर सकते हो। जिस समय में आप कुछ नहीं कर रहे हो उस समय को भी यूटिलाइज करना सीख लो, आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाए। सबसे तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो प्रायोरिटी सेट करना, एक टाइम यूटिलाइज करना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है
अक्सर लोग कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं जीवन में। मैं कहता हूं कि 24 घंटे होते ही नहीं। मैं कहता हूं कि 24 घंटे होते ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे नहीं होते। अब आप कहोगे सर 24 घंटे नहीं होते, कैसे आप कह रहे हो कि 24 घंटे नहीं होते? समय में तो 24 घंटे होते हैं। मैं टाइम उसी को मानता हूं, मेन टाइम आपके लिए वही है जितने टाइम में आप जगे हुए हो, जितने टाइम आपके पास कुछ कर सकते हो। सपोज करो अगर आप उठते ही सुबह 9 बजे हो और सो जाते हो रात के 12 बजे, आप बताओ क्या आपके पास 24 घंटे हैं? क्या आपके पास 24 घंटे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो 24 घंटे लेने होंगे। कैसे लोगे वो 24 घंटे? जब आप अर्ली मॉर्निंग राइज करोगे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जीवन में अर्ली मॉर्निंग राइज करना शुरू करें। आप किसी भी बड़े आदमी की कहानी पढ़ोगे, कोई भी बड़ा व्यक्ति की कहानी पढ़ोगे, सक्सेस व्यक्ति की कहानी पढ़ोगे, तो उसकी कहानी में एक चीज आप जरूर पाओगे कि वो आदमी सुबह जल्दी उठ जाता है। चाहे मोदी जी की कहानी ले लीजिए, चाहे केएफसी के मालिक की कहानी ले लीजिए, चाहे आप विवेकानंद जी की कहानी ले लीजिए, महात्मा गांधी की कहानी ले लीजिए, चाहे आप किसी भी गौतम अडानी की कहानी ले लीजिए, चाहे आप अंबानी जी की कहानी ले लीजिए। हर आदमी को आपको दिखेगा कि हर आदमी अपने जीवन में जो भी सफल हो रहा है या हो चुका है, वो अपने जीवन में अर्ली मॉर्निंग उठा है, क्योंकि उसके पास समय ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा होता है। जब आप जल्दी उठते हो तो आपके पास काफी टाइम होता है, और आप जितने टाइम सोकर आप बिता चुके होते हो, उतने टाइम में अपने जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर चुके हो। ये अपने जीवन में आदत बना लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों एक चीज याद रखना, जब तक सूरज आपको जगाएगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन से आप सूरज को जगाने लगोगे, आप उस दिन दुनिया की हस्ती बनने वाले क्रम में शामिल हो जाओगे। तो सूरज को जगाना बहुत जरूरी है। सूरज आपको जगाए, ये इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप सूरज को जगाओ, यानी कि आप सूरज उगने के टाइम से पहले उठ जाओ, ये ज्यादा जरूरी है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल जो है, चौथा प्रिंसिपल जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बता रहा हूं। मोबाइल्स या टीवी या ऐसी चीजें या रील्स, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो टाइम आपका लेती हैं। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो या आप कोई गेम खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, आप 2 घंटे खेल रहे हो, आपका मन हुआ 3 घंटे खेला, आपका मन हुआ 4 घंटे खेला, आप खेल रहे हो। लेकिन आप ये जो टाइम दे रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खेलने में दे रहे हो, लेकिन ये टाइम आप बर्बाद नहीं कर रहे, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट है, कुछ ना कुछ। चाहे दिमाग हेल्दी हो रहा हो, चाहे फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हो, चाहे आप अपने आपके अंदर के जितने भी मतलब ऑर्गन से वो हैप्पीनेस आ रही हो, वो देख पा रहे हो। लेकिन जब आप ये चीजें देखना शुरू करते हो, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड है तब तो आप देखो, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि भोजपुरी गाने से रील देखना शुरू करते हैं, देखते 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 उनको पता ही नहीं चलता 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता। और एक्चुअल में जब आप ये देखे हो, फिर आप याद करो कि उस 2 घंटे में आपने क्या पाया। क्या फिजिकली स्ट्रांग हुए? क्या मेंटली स्ट्रांग हुए? नहीं, केवल और केवल क्या मिला? डाइवर्जन मिला, डाइवर्ट हो गया आप पूरे चीज से। तो ये जो 4 चीजें हैं, जो 4 प्रिंसिपल मैंने बताया है, अगर आप अपने जीवन में इन चीज का जो मेजरमेंट करना है, वो जो मैंने थ्योरीज बताई है, उन थ्योरीज पे आपको करना है। अक्सर लोग संघर्ष से भागते हैं, अक्सर लोग संघर्ष से भागते हैं, तो मैं कहानी आपको सुनाता हूं। संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर उसी काम को आप टालते हो जिस काम में एफर्ट होता है, जिस काम में थोड़ी मेहनत करनी होती है, जिस काम में संघर्ष करना होता है, आप अक्सर उस काम को टाल देते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मूवी देखने जानी है, आप उस मूवी का टिकट 450 या मान लीजिए उस मूवी का टिकट 200 रुपए है,
आप उस मूवी में गए, आपका दोस्त भी गया, आप उसके भी 200 दे दिए। आप उस मूवी में जाके 400 रुपए खर्च कर दिए, प्लस आपने कुछ खाया पिया 100 रुपए खर्च कर दिए, प्लस आपने पार्किंग भी दिया 20 रुपए खर्च कर दिए, और कुल मिला के आपने लगभग 500 रुपए अप्रोक्स खर्च किए। उस मूवी में आपने कितने घंटे खर्च किए? 3 घंटे। लेकिन अगर कोई आप पे वहीं पे कहे कि इस 500 की बजाय अगर आप 400 रुपए में कोई कोर्स खरीद लेते हो, तो आपको पूरी तैयारी आपकी करा दी जाएगी, आपका एग्जाम निकल जाए, और ये 400 रुपए में पूरा कोर्स है आपका। तो आप क्या करते हो? यहां पर पेमेंट करने के लिए आप एक बार क्लिक करोगे, सोचोगे, 2 बार क्लिक करोगे, सोचोगे। सोचते ये नहीं हो कि 400 रुपए लग जाएंगे, नहीं। आपको जब आप 500 रुपए खर्च कर सकते हो, 400 इज वेरी इजी फॉर यू। आप 400 रुपए के बारे में नहीं सोचते, आप सोचते किस चीज के बारे में हो? आप सोचते हो कि यार मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, ये कोर्स ले तो लूंगा, लेकिन फिर मैं पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, वो क्लास कर पाऊंगा कि नहीं, फिर वो नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं यार पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ यार, टाइम ही नहीं होता है अपने पास। क्यों? यहाँ पर डाउट आपको 400 रुपए लेकर नहीं है, डाउट आपको पढ़ने से है कि आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये 500 आपने क्यों खर्च कर दिया? क्योंकि आपको पता है कि आप 300 की मूवी तो देख ही लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफर्ट लगना है, संघर्ष लगना है, दिमाग लगना है, कंसंट्रेशन करना है। पिक्चर में क्या है, 3 घंटे देखने के बाद अगर आप भूल भी गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहने का मतलब है कि आप अक्सर उन्हीं कामों को टालते हो जिसमें संघर्ष होता है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि संघर्ष ही आपको अपने मंजिल पे पहुंचाती है। एक लड़का था, वो गांव गया, तो उसके बाबा जी बैठे थे, बाबा यानी ग्रैंडफादर, दादाजी बैठे थे। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, वो बच्चा गया, उनसे पूछा कि दादाजी ये बताइए कि जीवन में सफल होना है तो डिसीजन कैसे लिए जाएं, किस प्रकार के डिसीजन लिए जाएं कि हम जिंदगी में एकदम बढ़िया से सफल हो जाएं। तो उसके दादाजी ने कहा कि बताने से कोई चीज समझ में नहीं आती, आइए। दादाजी उसको पौधशाला ले गए जहां प्लांट्स की दुकानें होती हैं, वहां से 2 पौधे खरीदे, लेकर आए। एक पौधा उन्होंने घर के बाहर लगा दिया, और एक पौधा उन्होंने घर के अंदर गमले में लगा दिया। बच्चे से पूछा कि बताओ, कुछ समय बाद इनमें से कौन सा पौधा बहुत बड़ा पेड़ बनेगा? उसने कहा जिसका आप ख्याल ज्यादा अच्छे से रखोगे। उन्होंने कहा चलो, दोनों का ख्याल हम बराबर रखेंगे, अब बताओ कौन सा बड़ा होगा? उसने कहा जो घर के अंदर है। बोला क्यों? बोला क्योंकि इसको कोई खतरा कुछ नहीं कर पाएगा, कल को तूफान आया तो भी ये बच जाएगा, ये बाहर के खतरों से बचा हुआ रहेगा, अंदर रहेगा। बाहर वाले का क्या भरोसा, कोई खतरा आया, कुछ भी आया, बाढ़ आया, जानवर आया, कुछ भी उसको लेके चला गया। बाबा ने कहा ठीक है, आना 10 साल बाद। 10 साल बाद बच्चा फिर आता है, पूछा कि बाबा उस दिन तो आपने हमें पौधे वाली गोली दे दी, पौधा वौधा खरीद के हमें बता दिया, लेकिन फिर भी आपने सही जवाब नहीं दिया। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे जो तुमने जवाब दिया था उसकी जांच कर रहा। तुमने कहा था ना कि ये पौधा बड़ा होगा, वो पौधा बड़ा होगा, और चलो देखते हैं कौन सा पौधा बड़ा। बच्चे को घर के अंदर ले गए, घर के अंदर वाला पौधा जो गमले में लगा था वो भी अच्छा खासा बड़ा हुआ था। बच्चा खुश हुआ कि देखे बाबा, मैंने कहा था ना, क्योंकि ये खतरों से बचा हुआ है, कोई रिस्क नहीं था इसके जीवन में, ये बड़ा हुआ। फिर बाबा उसका हाथ पकड़े, उसे ले गए बाहर। जब उसे बाहर ले गए तो देखा कि वो पेड़ इतना बड़ा हुआ था, उसके नीचे आदमी बैठकर बातें कर रहे हैं, छाया दे रहा है, जड़ें मजबूत है। तो बाबा ने उसे कहा कि बेटा,
आप अक्सर वो डिसीजन लेते हो, अक्सर आप वो निर्णय लेते हो जिसमें संघर्ष नहीं हो, सेफ डिसीजन हो। क्योंकि हम संघर्ष को, हम चीजों को, जो हमारी तकलीफें होती हैं उसको हम नकारात्मक मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उन तकलीफों से लड़ भिड़ जाता है, उन तकलीफों को जिसको आप शत्रु मान रहे हो, उनसे लड़कर, उनसे निपटकर, उस हालात से गुजर कर आप जो बनते हो, जो निखरते हो, वो आपका एक मजबूत व्यक्तित्व बनता है। तो कभी भी आप जीवन में अगर सफल होना है या बहुत ज्यादा सफल होना है, तो कभी भी समस्याओं से, एफर्ट से, संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है और उसके तहत आपको निर्णय लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये काम कर देने से रिस्क तो है, लेकिन आप कूद जाओ तो सफलता भी वही मिलेगी। तो ये आपका कुछ संघर्ष कंक्लूजन रहा। ये मैंने पूरा आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर बताया। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं, इस तरीके से अगर इस तरीके से आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, या ऐसे कुछ मोटिवेशन आपको चाहिए इस तरीके की तमाम वीडियो देखने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, पेट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जेपी क्लासेस ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप अभी जाइए, अपने मोबाइल से डाउनलोड करिए और वहां पे ऐसे तमाम वीडियो भी देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हम उस वहां पर आपको केवल और केवल लाइव क्लास के साथ साथ आपको क्या क्या देते हैं, हर सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लास मिलती है, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे मेरी क्लास हो, मैथ की क्लास हो। उसके साथ साथ आपको हर एक क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी आप देते हैं, और साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट का कैप्सूल कोर्स भी आपको दिया जाता है। ये सारी चीजें फ्री में होती हैं। करंट अफेयर के नोट्स आपको पर डे मिलते हैं, बिल्कुल फ्री। एक बार आपका पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट है, केवल 499। आपको ये सारी सुविधाएं ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलती है। तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कौन सी चीजें बहुत परेशान करती हैं, हम इसी तरीके से रिसर्च करके साइंटिफिकली प्रूफ के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक।